वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई 2025 नर्सिंग ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेटोक्लोप्रामाइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की मेटोक्लोप्रामाइड जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। ऑप्शन ए डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस, ऑप्शन बी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ऑप्शन सी फियोक्रोमोसाइटोमा, ऑप्शन डी नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर हम बात करते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस की, तो इसके अंदर जो हमारा मेटोक्लोप्रामाइड है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं रहता है। डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में क्या होता है कि डिलीट गैस्ट्रिक एम्प्टी होती है, इसके लिए हम एमसीपी को और यूज में लेते हैं, यानी कि मेटोक्लोप्रामाइड यूज में लिया जाता है, ना कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सिमिलरली हम बात करते हैं जीईआरडी की, तो जीईआरडी के ट्रीटमेंट के लिए भी मेटोक्लोप्रामाइड मेडिसिन को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आया हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन के अंदर मेटोक्लोप्रामाइड का यूज जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। उसका रीजन यह है कि फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर कैटेकोलामिन रिलीज जो होता है वो मेटोक्लोप्रामाइड प्रिस्क्राइब करने की वजह से और ज्यादा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा हाइपरटेंशन का कंडीशन था वो और वर्स हो जाता है, और यह इसी के साथ ही यह हाइपरटेंसिव क्राइसिस को भी इंड्यूस करता है। इसीलिए फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर हम मेटोक्लोप्रामाइड को यूज में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग के केस में एमसीपी जो होती है उसे फ्रीक्वेंटली यूज में लिया जाता है एज ए मेडिसिन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंडीशन इज आईवी एल्बुमिन मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्टर्ड। निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की आईवी एल्बुमिन जो होता है मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन सी क्रॉनिक किडनी डिजीज, ऑप्शन डी हाइपरथायरॉयडिज्म। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपोवोलेमिक शॉक। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। आईवी एल्बुमिन जो होता है वो कॉमनली हम एडमिनिस्टर करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फ्लूइड लॉस होता है, जैसे कि ट्रॉमा की वजह से, बर्न या फिर सेप्सिस की वजह से हो सकता है। तो वहां पर हमें जो होता है ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने की जरूरत होती है और सर्कुलेशन इंप्रूव करना होता है। केस में जो होता है हम आईवी एल्बुमिन को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फुरोसेमाइड। फुरोसेमाइड मेडिसिन को लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि हो सकता है। ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया। फुरोसेमाइड मेडिसिन को अगर हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज में लेते हैं तो इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया डेवलप होता है, क्योंकि यह यूरिन के अंदर पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती है। बात करते हैं हाइपरकैल्सीमिया की, तो यह हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि फुरोसेमाइड की वजह से हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होता है, ना कि हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो जो फुरोसेमाइड है वह हाइपरटेंशन नहीं करती है, बल्कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम इस मेडिसिन को यूज में लेते हैं। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। फुरोसेमाइड एक डायूरेटिक मेडिसिन है जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से, जिसकी वजह से यह हमारे ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करेगी, ना कि इंक्रीज करेगी। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डिप वेन थ्रोम्बोसिस। निम्न में से कौन सा ऐसा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है डिप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, ऑप्शन सी हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी डायबिटीज मेलाइटस। हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क फैक्टर है, ना कि डीवीटी का। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है हमें प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी की वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी डीवीटी का प्राइमरी रिस्क फैक्टर है। अगर हम प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी की बात करें तो यह हमें लॉन्ग फ्लाइट्स करने वाले क्लाइंट्स के अंदर, बेड रेस्ट या फिर आफ्टर सर्जरी जो होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो इन क्लाइंट्स के अंदर जो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी की वजह से डीवीटी का रिस्क जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। बात करते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, लेकिन यह डीवीटी के रिस्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। सेम इसी तरह से अगर हम डायबिटीज मेलाइटस को भी देखेंगे तो डायबिटीज मेलाइटस भी प्राइमरी रिस्क फैक्टर नहीं है डीवीटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एडमिनिस्टरिंग सबक्यूटेनियस हेपारिन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन। जब हम सबक्यूटेनियस हेपारिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए मसाज द इंजेक्शन साइट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी रोटेट द इंजेक्शन साइट टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज, Option C, administer the injection in the neck. Option D, administer the injection rapidly to ensure effectiveness.
ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है मसाज द इंजेक्शन साइट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन नहीं है क्योंकि मसाज जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। इसकी वजह से एट द साइट ऑफ इंजेक्शन हेमेटोमा का फॉर्मेशन हो सकता है या इरिटेशन हो सकता है, इसीलिए एडमिनिस्टर करने के बाद मसाज जो होता है उसे हम एडवाइस नहीं करते हैं। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है रोटेट द इंजेक्शन साइट टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज, यह हमारा अप्रोप्रिएट रहेगा। इंजेक्शन साइट को रोटेट करने से हम टिश्यू डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही ब्रूसिंग और इंजेक्शन साइट पर हार्ड लम्स फॉर्मेशन जो होता है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है एडमिनिस्टर द इंजेक्शन इन द नेक, जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करना है, तो सबक्यूटेनियस जो होता है वो नेक के अंदर एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है, इसे हम एब्डोमेन पर 2 इंचेस अवे फ्रॉम द अम्बलाइकस जो होता है एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है एडमिनिस्टर द इंजेक्शन रैपिडली टू एंश्योर इफेक्टिवनेस, जब भी हम इंजेक्शन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें स्लोली एडमिनिस्टर करना है। रैपिडली अगर इंजेक्ट करेंगे तो इसकी वजह से ब्रूसिंग और डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज रिसीविंग मेटोक्लोप्रामाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया फॉलोइंग कीमोथेरेपी, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस पोटेंशियल साइड इफेक्ट टू मॉनिटर फॉर ड्यूरिंग थेरेपी। एक पेशेंट है हमारे पास जो कि कीमोथेरेपी ले रहा है, उनमें नोजिया को ट्रीट करने के लिए मेटोक्लोप्रामाइड रिसीव कर रहा है। ऐसा कौन सा ऐसा पोटेंशियली सीरियस साइड इफेक्ट होगा जिससे कि हमें ड्यूरिंग थेरेपी मॉनिटर करने की जरूरत है। ऑप्शन ए एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ऑप्शन बी टार्डिव डिस्काइनेसिया, ऑप्शन सी एक्यूट लिवर फेलियर, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टार्डिव डिस्काइनेसिया। अगर मेटोक्लोप्रामाइड का हाई डोज या फिर लॉन्ग टाइम के लिए अगर इसे यूज में लेते हैं तो इसकी वजह से टार्डिव डिस्काइनेसिया हो सकता है। यह एक मोमेंट डिसऑर्डर है जिसके अंदर की इनवॉल्यूंटरी और रिपीटेटिव मोमेंट होते हैं। यह हमारे फेस और टंग को भी अफेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया की, तो यह एक सीरियस और इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट है मेटोक्लोप्रामाइड, इसीलिए अगर हम किसी पेशेंट को यह मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें टार्डिव डिस्काइनेसिया के लिए इसे मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट ए नर्स शुड मॉनिटर फॉर आफ्टर ए किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी के बाद में कौन सा ऐसा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि नर्स को मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन ए न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन बी हेमरेज और इंटरनल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं हम न्यूमोथोरैक्स की, तो न्यूमोथोरैक्स जो होता है कॉमनली एसोसिएट करता है लंग्स और चेस्ट कैविटी के जो प्रोसीजर होते हैं उसके साथ में, ना कि किडनी बायोप्सी के साथ में। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है हेमरेज और इंटरनल ब्लीडिंग। अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो यह एक हाईली वैस्कुलर ऑर्गन होता है, तो यहाँ पर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए आफ्टर किडनी बायोप्सी हमें साइन ऑफ हेमरेज को मॉनिटर करना है, जैसे कि हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया एक्सेट्रा। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की बात करते हैं तो यह एक जनरल कंसर्न है बहुत सारे मेडिकल कंडीशन का, लेकिन यह किडनी बायोप्सी का कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं रिनल बायोप्सी वाले पेशेंट के अंदर, तो बायोप्सी के बाद में हमें मॉनिटर करना हेमरेज और इंटरनल ब्लीडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ फुरोसेमाइड इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी एक्शन फुरोसेमाइड का क्या होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज सोडियम रीएब्सॉर्प्शन इन द किडनी, ऑप्शन बी इंक्रीजेस वाटर रिटेंशन इन द किडनीज, ऑप्शन सी इनहिबिट द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन डी इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द किडनी। अगर हम बात करते हैं फुरोसेमाइड और उसके एक्शन की, ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया इंक्रीज सोडियम रीएब्सॉर्प्शन इन द किडनीज, जो कि करेक्ट नहीं है। फुरोसेमाइड मेडिसिन जो होती है सोडियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती है, ना कि सोडियम के रीएब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। ऑप्शन ए तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट दिया गया है इंक्रीजेस वाटर रिटेंशन इन द किडनीज, यह भी हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि फुरोसेमाइड जो होता है उसका एक्शन हमने देखा है डायूरेसिस की तरह होता है। यह डायूरेसिस को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर का रिटेंशन है वो डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी इनहिबिट द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन क्लोराइड इन द लूप ऑफ हेनले, यह हमारा करेक्ट आंसर है। फुरोसेमाइड जो होती है उसका एक्शन हमको देखने को मिलता है किडनी के लूप ऑफ हेनले के ऊपर। बात करते हैं अगर सोडियम और क्लोराइड की, तो यह जो होती है सोडियम और क्लोराइड के रीएब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी के अंदर दिया गया इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द किडनीज। अगर हम बात करें फुरोसेमाइड और पोटेशियम की, तो यह जो होती है पोटेशियम का एक्सक्रीशन करती है, ना कि सिक्रेशन को इनहिबिट करती है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं फुरोसेमाइड मेडिसिन की बॉडी के अंदर, तो इसका प्राइमरी एक्शन रहता है
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती है और दूसरा यहाँ पर इनहिबिट द रिएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द लूप ऑफ हेनले।